आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसपे शायद बहुत कम लोग ही हैं जो बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूं प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि अभी जो जुलाई अगस्त का टाइम चल रहा है, यहाँ पे प्लेसमेंट का काफी ज्यादा सिनेरियो होता है। स्पेशली मैं अगर बात करूं कोर कंपनीज में, तो क्यों कोर कंपनी है जो एक स्टूडेंट को हायर नहीं करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप चाहते हो कोर इंडस्ट्रीज में आना, तो आप कैसे आ सकते हो, क्या आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्यों 80% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, क्यों मार्केट में कोर कंपनी है जो एक फ्रेशर को रेफर नहीं करती है, हायर करने की कोशिश नहीं करती है, क्या आखिर इसके पीछे का रीजन है। मेरे पास 50 सीवी आती है, मैं देखता हूँ, सीवी आती है, रिज्यूमे आती है, एक्सपीरियंस फ्रेशर दोनों की आती है, बट उनके नॉलेज और उनके स्किल्स में इतनी ज्यादा कमी होता है जो कि मार्केट को अप टू डेट नहीं कर पाता है, उस तरह का नॉलेज नहीं होता है। अगर मैं मार्केट लेवल की भी बात नहीं करता हूँ, अगर मैं कॉलेज लेवल की भी बात करता हूँ, तो बच्चे को ना ही प्रोजेक्ट का अच्छे तरीके से नॉलेज होता है और ना ही उसको सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। तो उसके बारे में मैं बात करूंगा कि अगर आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या आपको आना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप स्टार्टिंग से ये सारे टॉपिक्स को कवर करके चलो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है अगर आप कोर इंडस्ट्रीज में आना चाहते हो। अदरवाइज आप 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, यू कैन गो टू द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वहां पे आपका फ्यूचर भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर स्पेशली आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से अगर आप बीटेक कर रहे हो और अगर आप किसी और फील्ड में जाते हो तो वो सूटेबल नहीं होता है, फिर आपकी पढ़ाई की वैल्यू नहीं होती। आपने क्या बीटेक में किया अगर आप किसी और फील्ड में जाकर के जॉब कर रहे हो तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा बात करूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स है, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको कवर करने चाहिए, क्या आपका प्लानिंग का फ्लो होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो बीटेक या फिर अगर आप पास आउट हो चुके हो तो क्या आपको प्लानिंग की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रो यूट्यूब चैनल, जहां मैं एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी, पीसीबी डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आते हैं, लाइक नेटवर्क एनालिसिस, एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, इस तरह के टॉपिक्स को मैं कवर करता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा, पूरा वीडियो को लास्ट में देखना, पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करना। एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि आप लोग में से 85% लोग हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बहुत हाई होता है, जिससे कि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ। आपका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, बस व्हाइट कलर का जो बटन है उसको जाके आपको हिट करना है। आपसे 1 रुपए का मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ, आपको जिस लेवल पे मैं चीजें सिखा रहा हूँ आप जाके एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, थोड़ा टाइम देके वीडियो देखो, आपको डेफिनेटली लगेगा कि नहीं जो मैं वीडियोस दे रहा हूँ वो कंप्लीटली वर्थ है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि व्हाई कोर कंपनीज आर नॉट इंटरेस्ट टू हायर अ फ्रेशर्स। कंपनी आखिर कोर कंपनी क्यों हायर नहीं करना चाहती है एक फ्रेशर को, मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो आप अगर मैं कंप्लीट करता हूं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से और एक हार्डवेयर इंटरफेस से, कोर इंडस्ट्रीज में कंप्लीट अबाउट द हार्डवेयर। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं तो आपके पास पीसीबी है, आपके पास कंपोनेंट्स है, माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर की साइड, तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि अगर आपने कोई कोड बनाया, आपके कोड में कोई एरर आ गया, कोई गलत आपने कोड लिख दिया, तो वहां पे आपको एरर शो करता है। बट जब आप हार्डवेयर में गलती करते हो तो वहां पे नुकसान होता है कंपोनेंट का, कंपोनेंट डैमेज होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। हार्डवेयर पे आप काम कर रहे हो, बड़े बड़े सिस्टम बनाते हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आप ट्रांसफार्मर पे काम करते हो, आप मशीन पे काम करते हो, आप कंट्रोल पैनल पे काम करते हो, आप पीएलसी एचएमआई जैसे हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करते हो, तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो वहां पे एक एक्सपीरियंस ट्रेंड बंदे का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कोई गलत कनेक्शन आपने नहीं किया है। मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं जो सिंपल पावर सप्लाई का कनेक्शन करने में भी कंफ्यूज होता है। एक बीटेक किया हुआ स्टूडेंट जो कि बेसिक, अगर मैं उसको बोलूं कि मेरे को डिपेंडेंट पावर सप्लाई के सेक्शंस बनाने हैं, कैसे बनाऊंगा, वो उसमें कंफ्यूज करता है। बट वहीं अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर में आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई, कोई गलती हुई, तो आप वहां पे एरर को चेकआउट कर सकते हो। बट हार्डवेयर में अगर आपने कनेक्शन कर दिया, अब आपने कनेक्शन कर दिया, आपको नॉलेज नहीं है, आपने कनेक्शन कर दिया, तो आप उसको वेरीफाई भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो कनेक्शन किया, अब जैसे ही आप इनपुट सप्लाई दोगे उसे, आपका क्या होगा, पूरा का पूरा हार्डवेयर बर्न आउट हो जाएगा, पूरा का पूरा हार्डवेयर आपका जल जाएगा।
तो ये सब चीजों को देखते हुए कंपनी बहुत ही ज्यादा बोलूं तो डरती है या इतने से उसको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा कि पहले ये बंदे को प्रॉपर ट्रेन करो, इसको सिखाओ चीजों के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, ये सब चीजों के बारे में इसको सिखाना पड़ेगा कंपनी को। तो कंपनी इतना टाइम नहीं देना चाहती कि आपके पीछे वो टाइम दे, इसीलिए कोर कंपनी में थोड़ा सा जो हायरिंग का प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है और कम होता है। जहां आईटी की अगर बात करता हूँ 1000 बच्चे का सिलेक्शन होता है तो कोर कंपनी में वहां पे 10 बच्चे का सिलेक्शन होता है। रीजन यही है। और दूसरा रीजन ये इंपॉर्टेंट है कि एक स्टूडेंट को कोर इंडस्ट्री में आने के लिए उसको फंडामेंटल्स नॉलेज तक भी नहीं होता है। ये मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है, खुद इंटरव्यू लिया है, सीवी देखा है, उसके पास वो स्किल्स ही नहीं होती है। वो बच्चा क्या करता है कि किसी भी कोर कंपनी का इंटरव्यू देने आ रहा है, इंटरव्यू में बोलता है कि मेरे को सी प्रोग्रामिंग आती है, मेरे को सी प्लस प्लस आता है, मेरे को जावा आता है। भाई तुम कोर कंपनी में आ रहे हो, मैं तुमसे सी प्लस प्लस जावा एक्सेप्ट नहीं करता, मैं उसको सेकेंडरी पार्ट में रखूंगा, बट प्राइमरी फोकस जो होगा मेरा वो होगा तुम्हारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि भाई तेरे को नेटवर्क में कितना आता है, तो क्या नेटवर्क में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता है, कैपेसिटर क्या, अगर मैं बोलूँ कि करंट कितना हो रहा है तो करंट कैलकुलेट कर सकता है, कैपेसिटर क्यों यूज करना है, डिकपलिंग कैपेसिटर क्या होता है, अगर मेरे को 24 वोल्ट डीसी से लेकर के अगर 1.8 वोल्ट डीसी को स्टेप डाउन करना है या बक कन्वर्टर लगाना है, क्या होता है स्टूडेंट को नहीं पता होता है। अब आप सोचो कि ऐसे कंडीशन में कैसे हायरिंग की जाए। स्किल तो छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे को चाहिए कि आपको एम्बेडेड डेवलपर हो, आप आईओटी पे काम किए हो, आप वीएलएसआई पे काम किए हो, वेरिलॉग पे काम किए हो, सिस्टम वेरिलॉग पे काम किए हो, आप किस चीज पे काम किए हो ये मेरे को मतलब नहीं है, आपने पीसीबी डिजाइनिंग पे कितना काम किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बेसिक सब्जेक्ट आपका कितना क्लियर है, आपको क्या ट्रांजिस्टर के थ्रू एक एम्पलीफायर और स्विच में आप डिफरेंस बता सकते हो कि अगर मैं आपको 2 सर्किट दे दूं तो कौन सा सर्किट एम्पलीफायर की तरह काम करेगा और कौन सा सर्किट स्विच की तरह काम करेगा। आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हो कि नहीं? अगर इतना आप कर सकते हो तो आप एक कोर इंडस्ट्री में आने के लिए तैयार हो। तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप कॉलेज के गोइंग स्टूडेंट्स हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको आपको इन डेप्थ में पढ़ना है। और अगर आप फाइनल ईयर में भी हो या पास आउट हो गए हो तो आपको इन टॉपिक को एटलीस्ट ओवरव्यू लेके चलना है कि टॉपिक क्या होता है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू में बैठोगे तो आप डेफिनेटली फंसोगे। मैं ऐसे कई स्टूडेंट से डिसअपॉइंट होता हूं जो कि कोर कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है बट दे डोंट नो अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स। तो एक बंदे ने होम ऑटोमेशन पे काम किया बट उसको होम ऑटोमेशन में पता नहीं है कि कैसे होम ऑटोमेशन काम करता है, होम ऑटोमेशन का रूट क्या है, कैसे आप एक एसी को ऑपरेट कर रहे हो, एसी में रिले कितनी तरह की होती है, एमसीबी क्या होती है, कॉन्टैक्टर क्या होती है, आप आईओटी पे काम कर रहे हो। मैं इसलिए बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट नहीं होता है कि आप केवल सॉफ्टवेयर और माइक्रो कंट्रोलर और 2-4 एलईडी लगा के आप कंट्रोल करो। होम ऑटोमेशन या बोलूं आईओटी का मतलब क्या हो गया, आईओटी बहुत बड़ी दुनिया है, एम्बेडेड बहुत बड़ी दुनिया है। लोग मेरे से करते हैं सर मेरे को एम्बेडेड सिस्टम सीखना है, कितना टाइम लगेगा सीखने में? मैं बोलता हूं 5 साल लगेगा, लेकिन फिर भी आप एम्बेडेड सिस्टम नहीं सीख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे चीजें डिवाइड हो जाती हैं। अगर एम्बेडेड की बात करता हूँ तो डिफेंस सेक्टर के लिए अलग होता है, एरोस्पेस के लिए अलग होता है, सैटेलाइट सिस्टम के लिए एम्बेडेड अलग होता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए अलग होता है, कैमरे के लिए बात करता हूँ अलग होता है। तो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आना है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को केवल एक टॉपिक पढ़ लो कि मेरे को एम्बेडेड आता है, 2-4 माइक्रो का 1-2 माइक्रो कंट्रोलर उठा लिया, 2-4 एलईडी इंटरफेस कर लिया, किसी ने एसपीआई के डिस्प्ले इंटरफेस कर लिया। आपको चीजों को इन डेप्थ लेवल पे समझना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या है, तब आप कहीं ना कहीं चीजों से फेमिलियर हो गए। अब मैं एम्बेडेड की बात करता हूं तो एम्बेडेड का मतलब होता है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किट। बट अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को एक कार को ऑटोमेट करना है, एक कार ऑटोमेटिक चले, तो क्या मेरे को केवल माइक्रो कंट्रोलर के नॉलेज से काम हो जाएगा? मेरे को अब ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा, उसके प्रोटोकॉल्स को समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रोटोकॉल वहां पे यूज होता है। तो कहने का एट द एंड कंक्लूजन ये है कि कोई भी फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड एक स्पेसिफिक एरिया तक नहीं है सीमित कि मैं आपको बोलूं कि मैं 3 महीने में आपको एम्बेडेड सिखा दूंगा, 1 साल में आपको पीसीबी डिजाइन सिखा दूंगा। आप नहीं सीख सकते हो जब तक कि आप डिफरेंट सेक्टर में जॉब ना करो। इसीलिए जब आप कोर इंडस्ट्रीज में आते हो तो काफी ज्यादा है कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि आपके पास अगर 5 साल का भी एक्सपीरियंस है और अगर आप कंपनी स्विच करोगे तो 95% चांस है कि आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका जो डोमेन है वो चेंज हो जाता है आपका।
आप अगर एम्बेडेड में हो तो बकायदा आप नेक्स्ट कंपनी में भी एम्बेडेड डेवलपर हो, बट वहां के जो प्रोजेक्ट है, जो एप्लीकेशन है, वो चीजें चेंज हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको, अगर आप बीटेक कर रहे हो, स्पेशली अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, तो कम से कम जो मेजर इंडस्ट्रीज है, जो मेजर एरिया है मार्केट में, आप उस चीजों पे काम करना शुरू करो, उसके बारे में पढ़ना शुरू करो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, डिफेंस सेक्टर में क्या होते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में क्या काम होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या काम होता है। तो ये सबका नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि आपको क्या सीखना चाहिए। आई थिंक मेरे इतने डिस्कशन से आप समझ रहे होंगे कि आपको करना किस वे में है, क्यों कोर इंडस्ट्री इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्यों कोर इंडस्ट्रीज में हायरिंग बहुत ही कम होती है, क्यों एक कंपनी आपके कॉलेज में आती है कोर कंपनी और एक दो स्टूडेंट्स को उठा के जाती है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब के बारे में चलो थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूँ इन डेप्थ जाकर के कि क्या आपको आना चाहिए, क्या आपको किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे आपको काम करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है, बेसिक स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं बी ट्रिपल ई भी आप टॉपिक से रिलेट कर लो। अगर मैं ये सब सब्जेक्ट्स को हटाता हूँ, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, वैरी भी करता है चीजें। आपको सबसे पहला फोकस करना है, वो करना है नेटवर्क एनालिसिस। अगर आप हार्डवेयर लेवल पे काम करना चाहते हो, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस के अंदर आपको पता होना चाहिए जो कि कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि जो हम स्टडी करते हैं नेटवर्क एनालिसिस, उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो होते हैं आपके पैसिव कंपोनेंट्स, जिसमें कि रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। क्या रजिस्टर होता है, क्या रजिस्टर की प्रॉपर्टी है, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या, कैपेसिटर कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम एसी में यूज करेंगे तो क्या होने वाला है, अगर हम डीसी सप्लाई यूज करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर का बिहेवियर डीसी सर्किट में क्या होता है, एसी सर्किट में क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटर कैसे एनर्जी को स्टोर करता है कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, उसी तरह अगर हम कैपेसिटर इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर जो स्टोर करता है एनर्जी को, वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करता है। तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये चीजें आपको नेटवर्क में आना चाहिए। केसीएल का आपको नॉलेज होना चाहिए, केवीएल का नॉलेज होना चाहिए। ये सब टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये टॉपिक के बिना पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अधूरा है। अगर आपको नेटवर्क में बेसिक केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, थ्योरम्स हो गए, सुपरपोजिशन थ्योरम, ये सब चीजों का अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको किसी के लूप के अंदर अगर करंट निकालने बोल दिया गया तो आप करंट नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको बोल दिया गया कि किसी कंपोनेंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, या किसी एक सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर लगा दिया गया, वो कैपेसिटर कितना एनर्जी को स्टोर कर रहा है या कितना डिलीवर कर रहा है, इस चीज का आपको नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये सब ओवरव्यू आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको मैनुअल कैलकुलेशंस पता होना चाहिए कि आप कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। इसकी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ गेट का क्वेश्चंस। आप गेट का कोई भी क्वेश्चन उठाओ प्रीवियस ईयर किस टॉपिक से रिलेटेड, इसको सॉल्व करो, डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है। ये बेसिक्स है नेटवर्क एनालिसिस का। अब नेटवर्क एनालिसिस में आपने बेसिक केवीएल, केसीएल, पावर डिलीवर्ड, पावर एब्जॉर्ब, आपने ये सब चीजें पढ़ लिया, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, ये सब चीजें आपने बेसिक पढ़ लिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है टू पोर्ट नेटवर्क, क्योंकि टू पोर्ट नेटवर्क के बिना पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर अधूरा है। अगर आपको टू पोर्ट नेटवर्क नहीं आता है, you don't have a good knowledge of amplifier design। अगर आप एम्पलीफायर पढ़ोगे, चाहे ट्रांजिस्टर हो, चाहे बीजेटी ट्रांजिस्टर हो, या फिर मॉसफेट ट्रांजिस्टर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो, बिना टू पोर्ट नेटवर्क के कोई भी काम नहीं करता है। बिना इसके आप एम्पलीफायर डिजाइन नहीं कर सकते हो, तो इसकी वजह से आपका एनालॉग सर्किट वीक हो जाएगा। तो टू पोर्ट नेटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरम्स के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, थ्योरम्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है सॉफ्टवेयर डिजाइन इंजीनियर, बट डेफिनेटली अगर आपका टाइम है तो आप पढ़ सकते हो। तो बेसिक टॉपिक नेटवर्क एनालिसिस का ये सब आप कवर करके रखो। उसके बाद आप टू पोर्ट नेटवर्क में जाओ। उसके बाद आपको फेजर का आइडिया होना चाहिए कि फेजर कैसे काम करता है, फेजर में कैसे आप ड्रॉ करते हो, लैगिंग, लीड, लैग क्या होता है ना। उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में आपको
रिएक्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर का हम कैसे कैपेसिटिव इंडक्टेंस निकालते हैं, 1/j⍵c करते हैं। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है भाई। अगर हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होता है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, और एफ की वैल्यू अगर हम 0 है डीसी में तो 1/0 करने पे इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट में कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है। इतना डेप्थ में आपको पता होना चाहिए कि जहां पे कैपेसिटर होगा वहां पे हम ओपन सर्किट करने वाले हैं अगर हमारा डीसी सप्लाई है। एसी सप्लाई है तो क्या होने वाला है, हार्मोनिक्स क्या होंगे, तो ये सब चीजों आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी स्टूडेंट। आप एक सीरीज में अगर मैं एक आरएलसी सर्किट लगा दूं, उसका आप रूट लोकस, बोडे प्लॉट कैसे आप कैलकुलेट करोगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, हायर फ्रीक्वेंसी, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नेटवर्क एनालिसिस। एंड आई थिंक आपको नेटवर्क एनालिसिस के बारे में समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इन द एनालॉग सर्किट। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द एनालॉग सर्किट, क्योंकि एनालॉग सर्किट के बिना आप की सर्किट काम नहीं करेगी। ढंग से आप केवल रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगा के काम नहीं कर सकते हो, तो आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज होना चाहिए एनालॉग सर्किट का, और इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, जिसमें कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले तो आपको ये समझना है कि व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, डोपिंग क्या होता है। ये सब नॉलेज लेने के बाद आपको एंटर करना है पी एन जंक्शन डायोड में। जब आप पी और एन को समझने की कोशिश करोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, होल्स क्या होता है, कैसे एक हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव सप्लाई नेगेटिव सप्लाई। अगर हम पी साइड में अगर पॉजिटिव सप्लाई लगाएंगे तो होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, पी मींस होल्स, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो जो आपका बीच का पी है और एन है ये क्या होगा, इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव, ये इस साइड खींचेगा, नेगेटिव नेगेटिव खींचेगा, डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगा, जिसकी वजह से डायोड आपका जो है वो वर्क नहीं करेगा। ये डायोड की मैं बात ही नहीं करता हूँ, पी एन जंक्शन ऑपरेट ही नहीं होगा, जिसमें कि करंट प्रॉपर एक लूप नहीं बन पाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, फिर आपको डायोड के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि डायोड का काम क्या है, डायोड की पोलैरिटी क्या होती है। अगर हम डायोड के पी टाइप में अगर 5 वोल्ट दे रहे हैं और एन टाइप में अगर 10 वोल्ट दे रहे हैं, तो ये डायोड का बिहेवियर कैसा होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है कि रिवर्स बायस में करता है। अगर सपोज करो अगर मैं एक केवल डायोड कनेक्ट कर रहा हूँ और उसमें अगर मैं एक एसी सप्लाई दे रहा हूँ तो क्या बिहेवियर होगा, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, रिवर्स बायस में काम नहीं करेगा। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, अगर एसी सप्लाई है तो नीचे का जो पार्ट होता है, जो नेगेटिव आपके वेव्स होते हैं, उसको क्या करेगा, वो कट करने का काम करेगा। तो केवल आपको एक सिंबल सा एक टाइम पीरियड के बीच में आपको एक साइन वेव का पार्ट मिलेगा जो केवल पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पोलैरिटी होगा, नेगेटिव को स्किप करेगा। तो यहाँ से एसी टू डीसी आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप रेक्टिफायर में जा सकते हो। इसलिए डायोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायोड में फिर बहुत तरह के डायोड होते हैं, बट आपको एटलीस्ट डायोड के बारे में आइडिया होना चाहिए कि डायोड क्या होता है। उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए ट्रांजिस्टर का, जो बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है, कि ट्रांजिस्टर कैसे स्विच की तरह काम करता है, कैसे एम्पलीफायर की तरह काम करता है। अगर मैं 2 4 10 सर्किट आपको पकड़ा दूं तो आप देख के समझ पाओ कि हाँ ये जो सर्किट है ये एज अ स्विच की तरह काम कर रहा है, ये एज एन एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप आ जाओ मॉसफेट में, तो मॉसफेट का भी आपको आइडिया अच्छा होना चाहिए। ये सब मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ, ये समझो कि मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ फॉर योर इंटरव्यू, कि आपको इंटरव्यू और रिटन में ये सब टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। तो मॉसफेट में आपको पता होना चाहिए कि इनहैंसमेंट टाइप क्या मॉसफेट होता है, डिप्लीशन टाइप क्या होता है। इनहैंसमेंट में हम कैसे इनहैंस कर रहे हैं, कैसे क्रिएट कर रहे हैं चैनल को, जिससे कि हमारा एक पूरा प्रॉपर एक सर्किट क्लोज बनता है। उसी तरह से आपको डिप्लीशन टाइप है कि इस तरह से फिर आप आगे जाकर के ऑपरेशन एम्पलीफायर पढ़ते हो कि इस तरह से एडर बनता है, सब्ट्रैक्टर बनता है, कंपैरेटर बनता है, और आपके फिर बफर बनते हैं। अगर आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर वीक होगा तो आप डिजिटल सिस्टम को नहीं समझ सकते हो। तो ये चीजें आपको समझ के चलनी होगी। बेसिक के 3 फंडामेंटल पार्ट जो मैंने बताया आपको नेटवर्क के अंदर और एनालॉग के अंदर, ये 2 आपके अच्छे कमांड में होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका थोड़ा सा जो अब इंटरेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए कंट्रोल सिस्टम के तौर पे, ठीक है। क्यों, एज सर्किट इंजीनियर या सर्किट डिजाइन इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एम्बेडेड डिजाइन, हार्डवेयर डिजाइन इंजीनियर, इन लोगों के लिए क्यों कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है। अब एक आपके पास एक सिंपल सा आरएलसी सर्किट है, हाउ यू कैन कैलकुलेट देयर फ्रीक्वेंसी इफ आई विल प्रोवाइड द
एसी सिग्नल, अगर मैं एसी सिग्नल दे रहा हूँ, अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक करना है तो कैसे करूंगा, तो मेरे को कंट्रोल सिस्टम से मैं निकाल सकता हूँ वहां पे जाके बॉडी प्लॉट के कितने डीबी फ्रीक्वेंसी। अगर ऑडियो एम्पलीफायर डिजाइन कर रहा हूँ या फिर किसी भी तरह का कोई एम्पलीफायर डिजाइन कर रहा हूँ, आप मेरे को गेन निकालना है या फिर ये सब चीजें कैलकुलेट करना है, तो कंट्रोल सिस्टम का आपको एटलीस्ट ट्रांसफर फंक्शन पता होना चाहिए कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलता है, लैपटॉप ट्रांसफॉर्म का आइडिया थोड़ा होना चाहिए आपको। ये सब चीजों का आपको नॉलेज लेके चलना होगा। इसके बाद जब आप इन सब टॉपिक पे कवर करते हो, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट 3 टॉपिक बताया, नेटवर्क, एनालॉग, कंट्रोल। डिजिटल में नहीं आऊंगा, डिजिटल इज अ डिफरेंट पार्ट, आप पढ़ो, डिजिटल अच्छी चीज है, डिजिटल का नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब समझना, बेसिक आर्किटेक्चर समझना, ठीक है। चलो, 4th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप पढ़ते हो, आपको बेसिक लॉजिक गेट पता होना चाहिए, आपको मल्टीप्लेक्सर का आइडिया होना चाहिए कि आपको अगर डिजाइन करना है 30 क्रॉस 32 क्रॉस 4 का मल्टीप्लेक्सर है या फिर 16 बिट का मल्टीप्लेक्सर है या 32 बिट का मल्टीप्लेक्सर है, कैसे काम करता है, डीमल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है, इनकोडर डिकोडर कैसे काम करता है, फ्लिप फ्लॉप पता होना चाहिए, काउंट, आपको स्टेट मशीन का आइडिया होना चाहिए, स्टेट मशीन कैसे काम करता है, किस स्टेट के बाद कौन सा स्टेट में हम जाते हैं। तो ये बेसिक 4th था डिजिटल में। इसके बाद अब जब 5th में आओगे, 5th पॉइंट्स में अगर बात करता हूँ, तो अब इन सब के अलावा आपको नॉलेज होना चाहिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में, कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है। सीरियल और पैरेलल में डिफरेंशिएट करें तो कौन बेहतर रिस्पॉन्स देगा। अगर हम सीरियल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, एसपीआई कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए, लाइक एसपीआई के अंदर होते हैं मीसो, मोसी, मास्टर इन सीरियल आउट, मास्टर इन सीरियल आउट, सीरियल इन मास्टर आउट होते हैं। मीसो हो गए, मोसी हो गए। उसके बाद आपके सीरियल क्लॉक, क्लॉक क्या होता है, तो क्लॉक के लिए आपको डिजिटल समझना पड़ेगा कि डिजिटल के अंदर आप जब क्लॉक डिजाइन करोगे सिग्नल्स में, वो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो क्लॉक का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो एसपीआई कम्युनिकेशन आपको नॉलेज होना चाहिए, I2C का नॉलेज होना चाहिए, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, UART कम्युनिकेशन का नॉलेज होना चाहिए, कैन प्रोटोकॉल का नॉलेज होना चाहिए, RS485 का नॉलेज होना चाहिए। तो ये 5 प्रोटोकॉल बहुत बेसिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्वेंटली आप कोई भी सर्किट को उठा के देखो, किसी माइक्रो कंट्रोलर को उठा के देखो, वहां पे आपको ये 5 प्रोटोकॉल देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, एसपीआई, I2C, UART, RS485 एंड योर कैन प्रोटोकॉल। तो ये 5 प्रोटोकॉल आपको काम करके रखना है, इसको समझना है, इन डेप्थ समझना है, पूरा प्रॉपर डेटा फॉर्मेट को समझ के चलना है। नेक्स्ट जो आएगा 6th पॉइंट, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। 6th पॉइंट क्या है, योर प्रोजेक्ट। आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट का आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि ये प्रोजेक्ट में ये पार्ट मैंने किया था, हार्डवेयर का पार्ट मैंने किया, सॉफ्टवेयर का पार्ट मेरे दोस्त ने किया, तो भाई उसका नॉलेज नहीं है मेरे को। ये नहीं होना चाहिए। आपने प्रोजेक्ट किया है तो आपको हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का नॉलेज होना चाहिए कि आपने कौन सी लाइब्रेरी उठाई है, आपने क्या कमांड से सेंड किया है, इसका नॉलेज होना चाहिए। हार्डवेयर में अगर मैं बोलूँ, अगर आप सपोज करो कि आप कोई होम ऑटोमेशन सिस्टम बना रहे हो, तो आपको होम ऑटोमेशन सिस्टम में पता होना चाहिए कि आपने माइक्रो कंट्रोलर से कैसे रिले को कनेक्ट किया, रिले से कौन सा आपने सेंसर लगाया, आपने क्या चीजें को यूज किया है। अगर आपने अलार्म डिटेक्टर बनाया तो अलार्म मॉस्फेट कैसे काम कर रहा है, आपके पास थर्मिस्टर कैसे काम करता है, चाहे पीटीसी थर्मिस्टर हो या फिर आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है या पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो ये सब कैसे काम करता है, तो इसका आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो अपने प्रोजेक्ट पे हमेशा काम करो। तो एट द एंड मैं कंक्लूड यही करूंगा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में अगर जॉब करना है, कोर इंडस्ट्रीज अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो ये 6 पॉइंट आपको पहले कवर करना पड़ेगा। नेटवर्क एनालिसिस, एनालॉग सर्किट, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, देन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, एंड द लास्ट वन इज योर प्रोजेक्ट। इसका सॉफ्टवेयर वगैरह तो अलग के पार्ट है, बट ये कोर इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इतना तो आना चाहिए। इसके बाद बाकी चीजें डिफरेंट हो जाती है कि आपके पास ये इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका आपको कमांड करके रखना है। इसके बाद फिर आपको आगे जाकर के फिर एम्बेडेड वगैरह आप करोगे, IoT करोगे, तो फिर आप माइक्रो कंट्रोलर वगैरह पढ़ोगे, SPM के, ESP के या न्यूट्रॉन के या फिर माइक्रोचिप के, ये सब कंट्रोलर वगैरह आप स्टडी करते हो। दिस आर द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और दिस आर द पार्ट ऑफ योर एडवांस। अगर आप ये सब पढ़ लेते हो तो उसके बाद आप इसमें आ सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो का कंक्लूजन। अगर आप चाहते हो कि मैं कोर इंडस्ट्रीज के बारे में और भी बात करूं और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको दूं कि किस तरह से इंटरव्यू देना है, क्या इंटरव्यू का पैटर्न होता है, ये सब चीजों के बारे में, तो मेरे को नीचे कमेंट करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सपोर्ट अस, शेयर दिस वीडियो। जय हिंद।